ओह गॉड! शादी के अलावा कोई और टॉपिक नहीं है आप सबके पास? हमें नहीं करनी शादी-वादी, स्पेशली अरेंज मैरिज तो बिल्कुल नहीं। अभी हमारी उम्र ही कितनी है, मात्र 23 वर्ष, और उस पर आप लोग रट लगाए हो शादी की। 23 वर्ष की एक आम लड़की आस्था ने अपने पेरेंट्स से कहा तो उसकी बात सुन वे बोले, बेटा तो हम कौन सा ये कह रहे हैं कि अभी कर लो, एक दो बार मिल लो, जान लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर कोई निर्णय लेना। लड़के वालों की ओर से ही ये रिश्ता आया है। सौहार्द बहुत अच्छा लड़का है, हम मिले हैं उससे। आप लोग मिले हो उससे, हम नहीं। और अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। हम पहले ये जोधपुर वाली ट्रिप पूरी कर लें, फिर सोच कर बताएंगे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं हमारे कमरे में, हमें पैकिंग भी करनी है। 2 दिन बाद निकलना है हमें, कहे आस्था कमरे में चली जाती है। आस्था जल्दी कर, ट्रेन निकलने में अभी सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कहाँ पहुँची हो तुम? हम बस पहुँचने ही वाले हैं सालू, बस स्टेशन के बाहर ही हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म सालू? आप 5 नंबर पर आ जा जल्दी, हम लोग यहाँ कब से खड़े हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ओह गॉड! नो नो माधव, जल्दी सामान बटोरने लगती है। वहीं वो युवक सॉरी सॉरी कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। आस्था बस उसके पैर के जूते और हाथ में बंधी घड़ी ही देख पाई होती है। सामान उठा आस्था तुरंत उठती और दौड़ते हुए सालू और रचना के पास पहुँचती है। उसे देख सालू आंखें तरेड़ते हुए उससे कहती है, हो गया तेरा, आ गई महारानी, और 2 मिनट बाद आती। इससे आगे सालू कुछ कहती तब तक ट्रेन की सीटी बज जाती है और तीनों कंपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए दौड़ पड़ती हैं और एक एक कर तीनों चढ़ जाती हैं। ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ही शुरू हो जाती है तीनों की कभी ख़त्म ना होने वाली बातचीत। सालू, रचना और आस्था तीनों कॉलेज की सहेलियां हैं जो जोधपुर घूमने के लिए 3 दिन की ट्रिप पर जा रही हैं। रचना, आस्था अब बता कहाँ टाइम लग गया तुझे इतना? हम लोग कब से स्टेशन पर खड़ी हो तेरा इंतज़ार कर रही थी। कुछ अनुमान है तुझे? आस्था, अनुमान क्या बताएं, अब जो हुआ उसके लिए सॉरी, और अब सब भूलकर बैठकर आगे की प्लानिंग के बारे में बातचीत करते हैं। आस्था की बात सुन सालू ने कहा, ओके, और तीनों अपनी आरक्षित सीट पर जाकर बैठ जाती हैं और आगे के विषय में बातचीत करने लगती हैं। कुछ घंटों बाद वो तीनों जोधपुर स्टेशन पर पहुंचती हैं और वहां से बाहर निकलकर कैब कर अपने होटल पहुंचती हैं। कुछ देर विश्राम कर तीनों जोधपुर के मार्केट निकल जाती हैं और घूम घाम कर हल्की फुल्की शॉपिंग कर वहां से निकल वापस होटल आ जाती हैं। अगले दिन तीनों एक गाइड बुक करती हैं और निकल पड़ती हैं जोधपुर की सैर पर। लेकिन सबसे पहले किस जगह जाएं, इसी बात पर बातचीत करते हुए वो तीनों हल्की सी बहस पर उतर आती हैं। आस्था उम्मेद भवन पैलेस पहले जाना चाहती है तो रचना मेहरानगढ़ फोर्ट सबसे पहले देखना चाहती हैं। वहीं सुबह का सुहावना मौसम होने के कारण सालू को रेगिस्तान की सैर सबसे पहले करनी है। उन तीनों की बातचीत सुन गाइड कहता है, अगर था लोगा ने बुरा कोई ना लागे तो अब मैं कुछ बोलूं। उसकी आवाज़ सुन तीनों एकदम से चुप हो जाती हैं और एक दूसरे की ओर देख धीमे से कहती हैं, इसकी आवाज़ तो बहुत ही मनमोहक है, एक खनक के साथ कशिश है। उनकी फुसफुसाहट सुन वो गाइड कार में लगे मिरर से पीछे की ओर झांकता है तो आस्था उसे ऐसा करते देख एकदम चुप हो जाती है। वो उसकी ओर देखती है और उससे कहती है, हाँ कहो, लेकिन इस बार हिंदी में कहना क्योंकि आपकी भाषा हमें कम समझ में आ रही है। ठीक है, मैं कह रहा था कि अगर आप लोगों को घूमना है तो सबसे पहले चलिए मेहरानगढ़ फोर्ट, उसके बाद उम्मेद भवन पैलेस और शाम को रेगिस्तान, क्योंकि रेगिस्तान में या तो सुबह के समय घूमना ठीक रहता है या फिर शाम के सूर्यास्त के समय। बीच में अगर गए तो गर्मी और धूप के कारण बुरा हाल होना है। ठीक है, तो फिर फोर्ट ही चलिए, आस्था ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो इस समय भी मिरर से चोर नज़र से उसे निहार रहा था। आस्था के अचानक उसकी ओर देखने से वो हड़बड़ा गया और नज़र फेर दूसरी ओर देखने लगा। सालू और रचना दोनों ही बातों में रमी हुई थीं। कुछ ही देर में वो चारों फोर्ट पहुंचते हैं, जहां गाइड उन्हें फोर्ट के इतिहास से अवगत कराता है। आस्था
रचना और सालू तीनों ही उसकी बातें सुनते हुए चढ़ाई करने लगती हैं और फोर्ट के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जहां राजस्थानी कला संगीत की छाप छोड़ते हुए कई कलाकार मौजूद रहते हैं। चूँकि चढ़ाई काफ़ी होती है तो ऊपर पहुंच कुछ क्षण के लिए सभी विश्राम करते हैं। गाइड सबके लिए पानी लेकर आता है। सभी पानी पीकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गाइड उन्हें लेकर चंद्रिका मंदिर जाता है, जिसके बारे में वो उन्हें बताता है कि कुछ वर्ष पहले यहाँ हुई भगदड़ में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। बातचीत करते हुए गाइड बीच बीच में आस्था की ओर देख लेता और फिर आगे बताने लगता। आस्था उसकी इस हरकत को नोटिस कर मन ही मन खुश हो रही होती है, लेकिन ऊपर से जताती नहीं है। देवी दर्शन के बाद सभी महल की छत पर जाते हैं, जहाँ तोपें रखी हुई होती हैं। उस जगह को देख वो बताता है, यहाँ कई बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। क्या सच में? कौन सी फिल्म हुई? आस्था ने उत्साहित होकर पूछा तो गाइड बोला, भूमिका जी स्टार तेरे नाम और उसके कुछ हिस्से यहाँ शूट किए गए। ओह रियली? हाँ, याद आया उसका एक सॉन्ग जिसमें वो इसी महल की एक खिड़की पर बैठी दिखाई देती है, आस्था ने कहा। तो आस्था की बात पर गाइड ने जी कहा और सभी आगे चलने लगे। आस्था और गाइड की बातों का सिलसिला चल पड़ता है। आस्था फोर्ट से संबंधित सवाल पर सवाल करती जाती है और वो गाइड मुस्कुराते हुए सहजता के साथ उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देता जाता है। फोर्ट के बाद सभी पैलेस न जाकर रेगिस्तान के लिए निकल जाते हैं। रेत के टीलों में घूमने के बाद गाइड उन्हें वहाँ चल रहे सांस्कृतिक प्रोग्राम में लेकर जाता है, जहाँ वो तीनों राजस्थानी परिधान धारण कर खूब मस्ती करते हैं। घाघरा ओढ़नी में आस्था बहुत सुंदर लग रही थी, जिसे देख गाइड सभ्य और स्पष्ट शब्दों में कहता है, आप सभी बेहद सुंदर लग रही हैं, और आस्था पर उसकी नज़र ठहर जाती है। आस्था उन नज़रों में छुपे प्रेम के साथ सम्मान के एहसास को महसूस कर लेती है। दोनों के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होने लगता है। कुछ देर तीनों घूमने फिरने के बाद वापस होटल के लिए निकल आते हैं, जहां वो तीनों गाइड के समय पर आने का कहकर वहां से अंदर चली जाती हैं। आस्था के मन में इस समय गाइड का ख्याल और उसकी बातें घूमने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने किराए के घर में मौजूद गाइड की आंखों के सामने आस्था का मुस्कुराता चेहरा आ रहा होता है, जिस कारण मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट ही नहीं रही होती है। अगले दिन सभी फिर तय समय पर निकलते हैं और आज उम्मेद भवन पैलेस और मंडोर घूमने के प्लान बनाते हैं। पैलेस घूमने के बाद सभी मंडोर घूमते हैं, जहाँ बह रही नदी की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी तरह यह दिन भी गुजर जाता है और इस गुजरे दिन के साथ दोनों के हृदय में अंकुरित प्रेम का बीज बढ़ते हुए आकार लेने लगता है। अगले दिन सभी गणपति के मंदिर जाते हैं, जहाँ से वो सभी घूमी हुई जगह को देखते हैं। उसके बाद दो एक जगह और जाते हैं और फिर सभी वापस होटल लौट आते हैं। आस्था, सालू और रचना तीनों अपना सामान ले स्टेशन की ओर निकलती हैं। आस्था का मन भारी हो जाता है। वो एक बार चुपके से गाइड की ओर देखती है और सोचती है, काश कभी ऐसा हो तुमसे फिर कभी मुलाकात हो, और अगली बार वो मुलाकात कभी ख़त्म ना हो। वही गाइड चेहरे पर मुस्कुराहट रख सोचता है, शायद मेरा यहाँ आकर गाइड बनने का मकसद पूरा हो चुका है। एवं वो भी स्टेशन के लिए निकल जाता है। तीनों स्टेशन पर पहुँच ट्रेन में बैठ जाती हैं और वहाँ से वापस निकल आती हैं। आते हुए आस्था बिल्कुल शांत होती है। उसे शांत देख रचना और सालू एक दूसरे की ओर देखती हैं और फिर आस्था से कहती हैं, क्या हुआ आस्था, तुम जब से आई हो खोई खोई लग रही हो। आस्था गाइड के बारे में इतनी गहराई से सोच रही होती है कि दोनों की बातें तक सुनती नहीं है। आस्था, कहाँ खोई हो इतनी गहराई से? कहीं कोई विशेष कारण तो नहीं? सालू ने आस्था को छेड़ते हुए कहा तो आस्था बोली, हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले वादा करो कि हमारा मजाक नहीं बनाओगी। ठीक है, पक्का नहीं बनाएंगे तुम्हारा मजाक। अब बताओ क्या हुआ? रचना ने कहा तो आस्था बोली, सालू, हमें लगता है कि हमें प्रेम हो गया है। क्या कहा तुमने? रचना और सालू ने चौंकते हुए कहा तो आस्था बोली, वही जो तुमने सुना। इस पर रचना बोली, मतलब हमेशा इन चीज़ों से दूर भागने वाली लड़की को प्रेम हो गया है? कौन है वो?
क्या नाम है उसका? रचना की बात सुन आस्था अटकते हुए बोली। नाम तो हमें नहीं पता है उसका। वो गाइड है जिससे हम पिछले 3 दिन से मिल रहे हैं। आस्था की बात सुन रचना और सालू एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई और आस्था से बोली, ये सही है, जान ना पहचान और प्रेम हो गया तुम्हें, वो भी किससे? एक गाइड से। देखो, हमने पहले ही कहा था कि हमारा मजाक मत बनाना, लेकिन तुम दोनों शुरू हो गई। हमें तुम दोनों से कहना ही नहीं चाहिए था। कहते हुए आस्था मुंह घुमाकर खिड़की की ओर कर लेती है। आस्था को दूसरी ओर देखता पाकर रचना अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज टाइप करती है, हम कामयाब हो गए, और उसे सेंड कर फ़ोन वापस रख देती है। कुछ घंटों में वो तीनों अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, जहां सालू और रचना कल घर आने का कहकर वहां से निकल जाती हैं। आस्था घर पहुंचती है और जाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसके बदले व्यवहार को देखकर उसके माँ बाप थोड़े से चिंतित हो जाते हैं और एक कॉल लगाकर कुछ देर बातचीत कर मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देते हैं। अगले दिन आस्था के माँ पापा उससे शादी के बारे में बात करते हैं तो आस्था चिढ़ते हुए कहती है कि हमें नहीं करनी किसी सौहार्द से शादी वादी। कहे वो खामोश सी सोफे पर बैठ जाती है। सोच लो आस्था, एक जाना पहचाना स्वर उसके कानों में पड़ता है तो वो चौंकते हुए नज़र घुमाकर देखती है और सामने खड़े इंसान को हैरानी से देखने लगती है। आप यहाँ कैसे? ये चंद लफ्ज़ ही वो बोल पाई होती है तो वो कहता है, कैसे क्या? मैं सौहार्द आपके लिए ही तो इतने जतन कर रहा था कि आप विवाह के लिए मान जाएं। तो अब बताइए क्या ख्याल है आपका? मतलब वो सब आप वहाँ? आस्था शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी क्या बोले तो सौहार्द आगे बढ़कर कहता है, हाँ आस्था, अब तुम्हारी जीत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा और इस सब में सब शामिल थे सिर्फ तुम्हें छोड़कर। हे माधव, हम क्या कहें अब? मतलब इतना सब, वो भी हमारे लिए क्यों? उसकी बात सुन सौहार्द उसके पास आकर धीरे से कहता है, अब भी क्यों का जवाब चाहिए? तो जवाब बस इतना ही है, पहला पहला प्यार है, वो भी तब से जब तुम्हें पहली बार अपनी कजिन सालू को छोड़ते हुए कॉलेज में देखा। तब तुमने ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर और फिर रिश्ता भेजा तो पता चला तुम अरेंज नहीं लव मैरिज करना चाहती हो। फिर यह सब प्लान किया। अब पहला पहला प्यार है तो इतना तो बनता है। थैंक यू सौहार्द जी, कहते हुए वो अंदर कमरे में चली जाती है। उसकी यह हरकत देख वहाँ सभी मुस्कुरा देते हैं। रचना और सालू आस्था के घर उससे मिलने आती हैं तो आस्था उनसे थैंक्स कहती है तो सालू उसे छेड़ते हुए कहती है, हाय पहला पहला प्यार है। तो आस्था मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और पहली पहली बार है। उसकी बात सुनकर तीनों खिलखिलाने लगती हैं।